हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? एंड ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ये है चैप्टर 3 है। हमने देखो चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो संविधान का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, आपकी प्रारूप समिति क्या थी, आपकी जो अन्य समितियां हैं वो सारी चीज हमने पढ़ ली हैं। तो उनको आप देख लीजिएगा। ये जो है वो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ये सारी चीजें जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी हमने तो वो आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 जो है, जो हमारी आजादी मिली, उस तक जो सारी चीजें है ना, वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आपका आधुनिक इतिहास है, उसमें भी सारी चीज पढ़ी जाती है। अब वहां पे और यहाँ पे आप लिंक करके आप इसको दोनों ओर से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। या तो हिस्ट्री में नहीं पढ़ो तो यहाँ पढ़ लो, और यहाँ नहीं पढ़ो तो हिस्ट्री में पढ़ लो आप, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक। तो ये सारी चीज हो गई। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जिसको आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद आपका जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, कि संविधान का पहले संविधान की मांग किसने रखी, तो जैसे वो एम एन राय थे, जो एक वामपंथी नेता थे। तो वो सारी चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। अब पढ़ रहे हैं हम तीसरा चैप्टर, और उसका जो नेम है वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पे मेनली सारी चीज जो है वो हिंदी में होगी, ठीक। अब देखो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ मेन क्या क्या चीजें, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो इस चैप्टर में संविधान की 17 विशेषताएं रहेगी। 17 कैरेक्टरीज इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, ठीक है, 17 विशेषताएं, ठीक। तो यहाँ पे हम मेन मेन चीज कवर करेंगे, क्योंकि ये जो सारी चीज है ना, ये सारी चीज राज व्यवस्था में कवर हो जाएगी। ये सारी चीज जो है आपकी पॉलिटी के अंदर पूरी की पूरी कवर होगी, ठीक है। आपका जो भी विशेषताएं, जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सबसे लंबा संविधान तो है ही सही आपका, ठीक है, सबसे लंबा संविधान तो है ही सही आपका। उसके बाद लिखित भी है, तो ये भी आपको पता है। उसके बाद कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्रोत से ये संविधान लिया गया है, ठीक। तो ये एक विशेषता हो गई। यहाँ पे कठोर और लचीलेपन पे विशेषता हो गई कि नम्यता और अनम्यता में दोनों चीजों में समन्वय है, ठीक है। समन्वय मतलब कि वो गठजोड़ करके चलते हैं, लचीलापन और कठोरता। संविधान की जो दो विशेषताएं हैं कि यहाँ पे कठोरता भी है कई कई जगह, तो कई कई जगह लचीलापन भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे कि एक बैलगाड़ी के दो बैल हों और दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, तो उस टाइप से काम है नम्यता और अनम्यता का। तो उसके बाद एकात्मता की ओर झुकाव और संघीय व्यवस्था, ठीक। तो एकात्मता की तरह भी झुकाव है, और संघीय व्यवस्था, संघीय मतलब संघीय व्यवस्था ये लाती है कि संघीय व्यवस्था के अंदर आपका विकेंद्रीकरण हो जाता है, उसमें जो आपकी पावर्स है वो बट जाती है, तो वो संघीय व्यवस्था हो गई। तो ये सारी चीज। उसके बाद सरकार का संसदीय रूप, ठीक है, सरकार का संसदीय रूप। तो हमने संसदीय रूप लिया कहाँ से, हमारे यहाँ पहले से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, तब से हमारे यहाँ पे ये संसदीय रूल धीरे धीरे विकसित हो रहा था, ठीक है। और यही रूल हमने यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपना लिया, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटेन से ये हमने संसदीय रूप अपना लिया। अध्यक्षात्मक प्रणाली जो अमेरिका में चलती है, अध्यक्षात्मक, जो राष्ट्रपति, जो वहां पे पावर राष्ट्रपति के पास होती है, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल उत्तरदायी सरकार होती है, और उत्तरदायी सरकार जो है वो संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये चीजें सारी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल ध्यान रखने की चीजें हैं, ठीक है। तो हम विशेषता में इस संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, हमारी भौगोलिक दृष्टि से, हमारी जो विविधता है, भारत की विविधता, भाई कहीं कहीं कौन सी भाषा बोली जाती है, कहीं कौन सा पहनावा है, ठीक। तो ये सब विविध लोग रहते हैं भारत के अंदर, और इन विविध लोगों के अंदर
एक संविधान कैसे काम करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें एकात्मता की ओर झुकाव रखती है। जैसे नागरिकता है तो वो एकल नागरिकता है, न्यायपालिका है तो वो पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक एक ही न्यायपालिका काम करती है, उसमें एकल स्वरूप ही दिखता है। तो वो सारी चीज हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या क्या संविधान की विशेषता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर यहाँ से कि संविधान की प्रमुख विशेषता। सबसे पहले हमारा संविधान जो है, सबसे पहले मूल भावना की दृष्टि से और संविधान में जो तत्व हैं उस दृष्टि से अद्वितीय है। ठीक है, हमारा संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय। अद्वितीय मतलब सबसे अलग है, सबसे अलग है। उसके बाद इसमें विश्व के कई सारे विभिन्न संविधानों से भैया कई सारे तत्व उधार लिए गए। अरे भैया उधार नहीं लिए गए, ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। उधार लिए गए हैं, लिए तो गए हैं उधार, पर उनको छान छान के रखा गया है। क्या रखा गया है? छान छान के। उनमें जो जो चीजें भाई हमारे लिए उपयोगी थी वो हमने ले ली, बाकी सबको त्याग दिया। तो हमने ऐसा काम किया है ना। तो यहाँ पे विभिन्न संविधान से हमने चीजें जो उधार ली है, उन उधार तत्वों को हमने छाना है। उसमें जो जो चीजें अच्छी थी वो हमने रख ली, जो चीजें हमारे काम की थी, हमारी जनता के काम की थी, हमारे संविधान के अंदर वो चीजें अगर महत्वपूर्ण है तो वो चीजें हमने रख ली। तो संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान भी देते हैं, कई सारे। ठीक है, सबसे मेन चीज भारत की विविधता। इतना विविध भारत है और इतना बड़ा भारत है कि कोई मामूली चीज नहीं है। 125 करोड़ जनसंख्या को संभालना और 125 करोड़ पे जो एक कानून आपको देना, ये सारी चीजें मामूली चीज नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें एक मामूली चीज नहीं है। बहुत यहाँ पे चीजें संभाल संभाल के करनी पड़ती है क्योंकि इतनी सारी विविधता भारत के अंदर छुपी हुई है यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1940, देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो जब 1949 में हमारा संविधान जो या हमारा भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, 1947 में, 1947 के बाद और 1949 के बाद जब से ये संविधान अपनाया गया ना, उसके बाद इसमें कई सारे परिवर्तन हो गए, कई सारे परिवर्तन हो गए। और वो परिवर्तन जो बड़े बड़े परिवर्तन है वो यहाँ है। जैसे कि भाई ये 7वां संशोधन, ये 7वां संशोधन क्या है? तो सर ये 7वां संशोधन, हमारा भारत पहले राज्यों में बटा था, ABCD इस टाइप से राज्यों में बटा था। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट अलग है, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्न वाले अलग है, और जो रियासतें हैं उनके उनको एक मैनेज तौर पे उन सारे राज्यों को बांटना था। तो हमने सबसे पहले राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन हमने राज्य पुनर्गठन के लिए हमने एक संविधान संशोधन किया, वो है 7वां संविधान संशोधन। और उसके द्वारा हमने 14 राज्यों को गठित किया। उस समय कौन से राज्य आए? तो सर कौन से नहीं, कितने राज्य आए? तो 14 राज्य आए। ठीक, ये बात समझ में आई आपके। 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य आए हैं। आज कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के समय जो संशोधन हुआ था वो 42वां था। फिर आपातकाल के बाद 42वें संविधान संशोधन में जो चीजें 42वें संशोधन में लाई गई थी, अगर वो चीज एक जनता के तौर पर अगर उचित नहीं है तो उनको फिर से हटा दी गई। तो 44वां और 42वां संविधान एक। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, 73वां और 74वां, 73 और 74 जो ये अमेंडमेंट है, ये संविधान संशोधन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संविधान से क्या हुआ? इस संविधान से हम थोड़ा सा केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर आए। कहाँ पे आए? सबसे मेन पॉइंट है ये आपका मेंस में, सबसे मेन पॉइंट बनेगा कि केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर लेके आया। कौन सा संविधान संशोधन?
73वां या 74वां। कैसे कि यहाँ पे हमने पंचायत का गठन किया, पंचायत का गठन किया और पंचायत को हम संवैधानिक उपबंध के अंदर लेके आए। हम नगर पालिकाओं को संवैधानिक उपबंध के अंदर लेके आए। तो 73 पंचायत के लिए है और 74 किसके लिए है? नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए। देखो उसके बाद 97 तो 97 आपकी जो सहकारी समितियां हैं उसके लिए हमने संविधान संशोधन किया। और 101वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करों में सुधार, जब हम टैक्स लेते हैं ना, उस टैक्स में सुधार के लिए हमने जीएसटी लेके आए। ठीक है, हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेके आए। और 102 संविधान संशोधन, 103, 104, 105 ऐसे करके हमारे यहाँ संविधान संशोधन होते गए। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता क्या है कि हमारा संविधान डायनेमिक है। हमारा संविधान डायनेमिक, परिवर्तनशील है हमारा संविधान। ठीक है, हमारा संविधान रुका नहीं है, चल रहा है। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, जो मैंने बताया, उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन देखा गया, सबसे बड़े परिवर्तन उसमें हुए 1976 में। कब? आपातकाल के समय। ठीक है, और उसे ही कहा गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ही कहा गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि केशवानंद भारती केस उससे पहले आ गया था। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय में था, केशवानंद भारती केस। ठीक है, केरल का कुछ मठ की जमीन का विवाद था और उसमें केशवानंद भारती जी इस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में लेके आए। और सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे एक शब्द का निजात हुआ, एक शब्द बना, वो है मूल ढांचा। कि 368 के तहत संसद ये उसकी शक्ति का उपयोग कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है, पर संविधान के जो मूल ढांचे पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ये केशवानंद भारती केस में 1973 में उसने कहा था। तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। उसके बाद उन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द किया। तो जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं थे उनको रद्द भी किया है। तो ये भी विशेषता देखेंगे हम, ये संसदीय स्वरूप, जो संसद की सर्वोच्चता है वो, और उसके बाद न्यायपालिका, और दोनों में समन्वय भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अब सबसे पहली विशेषता आप देखो यहाँ पे, इस संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषता क्या है? तो निम्न है। सबसे पहले सबसे लंबा संविधान है अपने यहाँ। सबसे लंबा कैसे? देखिए सर, 394 अनुच्छेद है और 22 भागों में बटे हुए। 394 अनुच्छेद और 22 भागों में बटे हुए। कब आए थे ये? मूल रूप से जो आपका संविधान जब लागू हुआ ना 1949 में, तब ही 394 बोल गया मैं, 395 395 आर्टिकल्स आपके थे। और वो कितने भागों में थे? 22 भागों में। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पे क्या क्या चीज मुख्य है? सबसे पहले प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे जो 12 भागों में थे, और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में क्या हुआ? तो वर्तमान में सर 470, अब तो अधिक हो गए हैं, और ये बटे हुए हैं 25 भागों में, और अब 12 अनुसूचियां हुई। पहले 8 अनुसूचियां थी। तो 8वीं अनुसूची कौन थी? 8वीं अनुसूची थी भाषा के ऊपर। 8वीं अनुसूची थी आपकी भाषा के ऊपर। और 1951 में जब भूमि सुधार के ऊपर कानून लाया गया, तो भूमि सुधार के लिए जो भी उपबंध थे भूमि सुधार से, वो 9वीं अनुसूची में रखे गए थे, और 9वीं अनुसूची का यहाँ पे निजात हुआ। तब 1951 में, और 9वीं अनुसूची बनाई गई, और उसमें ऐसे विषय रखे गए जो न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो भूमि सुधार के लिए जो भैया, इस पे अगर न्यायालय में चुनौती दी गई तो ये सारी जो हम सुधार कर रहे हैं वो सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते हो, इसके लिए उन्होंने एक अनुसूची लाई, और 9वीं अनुसूची, और उसमें जो भी विषय रखे गए उस विषय पर आप न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दे सकते हो। तो ये आपकी 9वीं अनुसूची आई। फिर आई 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, कि कोई विधायक, कोई सांसद अगर दल बदलता है, जैसे कि कोई कांग्रेस में है
और वो बीजेपी में आ जाता है, कोई बीजेपी में है कांग्रेस में चला जाता है, या कोई कांग्रेस वाला आम आदमी पार्टी में चला जाता है, तो वो दल बदल रहा है, और दल बदल रहा है तो अगर वो किसी संवैधानिक पद पे जैसे विधायक है, सांसद है, तो उसकी विधायकी और उसकी सांसदी वहां पे चली जाएगी। तो दल बदल कानून यहाँ पे 10वीं अनुसूची में आया। ठीक है, 10वीं अनुसूची। उसके बाद 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची हमारी पंचायत के ऊपर है, और 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम के ऊपर है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में ये। ठीक, तो इन सारों, ये 8वीं से 12वीं अनुसूची तक बता दी मैंने। तो हमारा संविधान जो है वो बहुत विस्तृत, और फिर वो क्या है, लिखित है हमारा संविधान। हमारा संविधान में सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक, तो लिखित संविधान है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक विशेषता हुई, अब लिखित संविधान क्यों है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देख लो आप, भौगोलिक कारण है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भौगोलिक कारण कैसे। हम छोटी सी हम बातें देख लेते हैं। ये हमारा भारत बना रहा हूँ, देखो आपको मैप बनाना आना चाहिए, मैप बनाना नहीं आता है ना, तो मतलब आप फिर कोई मतलब नहीं रखते हो। ठीक है, तो मैप बनाना आपको, बिल्कुल मैप भले आप कच्चा पक्का बना लो, पर मैप बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ही आपकी चीजें यहाँ पे हो पाएगी। देखो यहाँ पे भौगोलिक कारण, तो यहाँ पे आपके मान के चलो, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके, तो यहाँ देखो यहाँ पे पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत यहाँ पे। ठीक, यहाँ पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति अलग हुई। एक भौगोलिक स्थिति ये हो गई। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी भौगोलिक स्थिति हो गई है। एक तीसरी भौगोलिक स्थिति कि यहाँ पे आपका मालवा का पठार है। ठीक, तो मालवा का पठार, तो यहाँ पठारी क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे पठारी क्षेत्र हो गया, तो ये पठार हो गया, तो ये भौगोलिक स्थिति तीसरी हो गई। यहाँ पे आपके तटीय क्षेत्र हो गए, तटीय क्षेत्र भी हो गए, और उसके बाद यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है। तो ये सब क्या होगा, ये तटीय क्षेत्र, ये तटीय, और यहाँ पे भी घाट है, पर यहाँ छिछला घाट है, मतलब कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियां आ रही है, तो नदियों के डेल्टा भी है, तो उसके कारण यहाँ पे आप देखो यहाँ पे, यहाँ तटीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति कितनी इतनी अलग अलग है सब जगह, तो भौगोलिक कारण। उसके बाद विविधता, यहाँ पे भैया जम्मू कश्मीर में अलग लोग रहते हैं, तो नीचे पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग। ठीक है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग, यहाँ पे जैसे पंजाबी भाषा बोलने वाले, यहाँ पे हरियाणी बोलने वाले, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले, यहाँ पे आपको तेलुगु तमिल सारी चीज मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर, यहाँ मध्य भारत। ठीक, और उसके बाद आया आपका यहाँ पे ये, तो ये सारी चीज, तो विविधता कितनी है, ये सारी विविधता है। ठीक, तो ये सारी आपकी भौगोलिक कारण विविधता। उसके बाद चलते हम, उसके बाद जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या है, तो देखो यहाँ देखो आप, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, अब देखो भारत शासन अधिनियम 1935, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हम यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले पढ़ चुके हैं वैसे, पर फिर भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक जो भी देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लगा के आपका, देखो बड़ा बड़ा बता रहा हूँ,
ये 1909 में, 1919 में भारत शासन अधिनियम, फिर भारत परिषद अधिनियम यहाँ पे था, फिर भारत शासन अधिनियम, और 1935, और अब होगा हमारा देश 1947 में आजाद। ये 1935 जो है ना, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, भारत शासन, यहाँ लिख देता हूँ, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जिनको हमें एज इट इज लेना पड़ा। हमारी जो उपयोग की चीजें थी वो हमने एज इट इज ले ली। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी सुधार होते गए ना, और जो अच्छी चीजें थी वो हमने हमारे संविधान के अंदर रख ली एज इट इज, क्योंकि यहाँ से धीरे 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 संसदीय प्रणाली आती गई। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमारी एक विशेषता है, जिसके कारण हमारा जो संविधान है वो लंबा है, क्योंकि 1935 जो भारत शासन अधिनियम था वो भी एक विस्तृत दस्तावेज था। ठीक, उसके बाद विस्तृत अधिनियम था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। तब अब ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर शब्द नहीं आएगा कभी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो 370 थी ना, वो भारत गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत की जो सरकार है, उसने 370 और 370A से बनी 35A की जो अनुच्छेद है, उन दोनों को हटा दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर में न अलग झंडा होगा, न कोई अलग संविधान होगा, कुछ भी नहीं। वो भी एक भारत के साथ वही पूरी की पूरी प्रक्रिया जो भारत के अंदर सारी जगह चल रही है, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगी। तो अब ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर नहीं चलेगा, ठीक है, ये पॉलिटी के अंदर कभी नहीं आएगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब ये सारे के सारे भारत के राज्यों में एकल संविधान ही है, ठीक है। उसके बाद आगे विशेषता, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ प्रभुत्व, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपके जो नेहरू जी थे, जो आपके बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे, ये सभी जो महान विभूतियां थी, ये सभी कानून के अच्छे अच्छे विशेषज्ञ थे, वकील थे, ये सारी चीजें। तो ये 3-4 चीजें हैं जो भी कारण है इसका एक भारत में विस्तृत संविधान बनाने का। उसके बाद देखो, और सबसे बड़ा कारण तो, सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण तो भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत की विविधता है, ताकि इतना बड़ा संविधान हमको लाना पड़ा। ठीक, उसके बाद हमने कई सारे जो स्रोत से सारी चीजें ली, हमने कलेक्ट की सारी चीजें, हमने भैया यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कलेक्ट करके उनको छन्नी में छान के, और उसके बाद हमारा भारत का संविधान बनाया। ठीक, ये इस टाइप से है कि हमने कई सारी चीजें अलग अलग जगह से ली। तो क्या क्या ली चीजें ली, हम सबसे बड़ा जो है, हमने संघीय तत्व जो है वो कहाँ से अपनाया, तो संघीय तत्व आ गया था, लागू नहीं हुआ था पर आ गया था, कहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर, और वो हमने ऐसा कैसा ले लिया। तो जो अधिकार ढांचा है ना भारत के संविधान का, वो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद संविधान का दार्शनिक भाग, जैसे कि मौलिक अधिकार हुए, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए, ये सारी, तो हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, अमेरिका से। हमने नीति निर्देशक तत्व जो टीपीएस पे, वो कहाँ से लिया, आयरलैंड से। ये हम पॉलिटी के अंदर आगे पढ़ेंगे ना, हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये विभिन्न स्रोतों से सारी चीज ली गई। उसके बाद नम्यता और अम्यता, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको आसानी से 2 शब्दों में समझाता हूँ कि नम्यता और अनम्यता में क्या फर्क है। आप पढ़ लेना उसको, मैं टेलीग्राम पे सारी ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ सारी की सारी मैं टेलीग्राम पे सेंड करता रहूंगा। वहां पे आप मेरा टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से जो चैनल है ना मेरा नाम, इनसाइट्स ऑफ यूपीएससी, उसी नाम से है। तो नम्यता और अनम्यता का समन्वय, समन्वय का मतलब कि एक बैलगाड़ी है और उसके 2 बैल है, और दोनों बैल सही से चलेंगे तभी बैलगाड़ी चलेगी। तो ये बैलगाड़ी जो चल रही है ना, वो बैलों के बैलेंस चलेगी। तो यहाँ पे नम्यता और अनम्यता का
बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैलेंस है। कैसे बैलेंस है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप तीन चीजें हैं, देखो तीन चीजें कौन कौन सी है। कि सबसे पहले तो है आपका एक संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन में लचीलापन भी है, कठोर भी है और अत्यधिक कठोर भी है। कैसे है जैसे यहाँ पे जो संविधान संशोधन होता है तो एक साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है, साधारण तरीके से। तो एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए। ठीक है, तो आधे राज्यों की विधानसभा से भी पास होना चाहिए। तो आधे राज्य, ठीक है, आधे राज्य। तो ये तीन चीजें, तो ये चीज क्या बता रही है, लचीलापन। लचीलापन जो चीज कि भैया कुछ चीजें ऐसी है साधारण वाली जिनको हम साधारण तरीके से भी संशोधित कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विशेष बहुमत से संशोधित होती है। ठीक, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो संघीय विशेषता बताती है, तो उनको हम आधे राज्यों को और हमारे विशेष बहुमत के द्वारा इनको संशोधित कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ लचीलापन है, उसके बाद आया कठोर, उसके बाद आया अत्यधिक कठोर। तो ये आप, और आप ये समझो कि जैसे अमेरिका का संविधान है तो वहां पे बहुत लचीलापन नहीं है, वहां पे कठोर है। वहां पे आप संविधान संशोधन करोगे तो बहुत ज्यादा समस्या पैदा होगी और बहुत कठिन तरीके से होता है वहाँ सारी चीजें। तो हमारे लचीलेपन से कठोरता की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ नम्यता और अनम्यता में बहुत ज्यादा समन्वय है, बहुत ज्यादा बैलेंस है। ठीक, ये सारी चीजें ही दे रखी है नीचे आपको पढ़ने के लिए, ठीक, जो मैंने बताई है अभी, जो मैंने आपको समझाई है। उसके बाद एकात्मता की ओर झुकाव है। तो एकात्मता की ओर झुकाव कहाँ कहाँ है, तो सर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ये एकात्मता की ओर झुकाव हो गया। सर एकल न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये जो न्यायपालिका है उसमें एकात्मता का प्रभाव है, तो एक वो चीज होगी। उसके बाद हमारी जो दो सरकारें हैं तो ये क्या होगा, ये संघीय, ये संघीय स्वरूप हो गया। तो यहाँ पे दे ही रखा है कि संघ के सभी जो आम लक्षण हैं विद्यमान है, जैसे दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। तो ये संघीय लक्षण कौन से, संघ के सभी लक्षण जो है वो दो सरकारें, या सारी चीजें, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो सारी चीजें। अब ये गैर संघीय लक्षण जो एकात्मता की ओर झुकाव, तो एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है, जो एकीकृत न्यायपालिका पूरे देश में एक ही न्यायपालिका होगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो वो केंद्र में स्थापित है न्यायपालिका के रूप में, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ या जिला न्यायालय। तो ये एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है हमारे भारत के अंदर। ठीक, तो ये गैर संघीय कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें संघीय हैं। ठीक, और सबसे बड़ी चीज आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संघीय शब्द का इस्तेमाल भाई आपके संविधान में है कि नहीं, तो संघीय शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं है। ठीक है, दूसरी ओर अनुच्छेद में भारत का उल्लेख जो है वो किसके रूप में किया गया है, वो सबसे पहले राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भैया भारत जो है वो एक राज्यों का संघ होगा और उसमें कोई भी भैया समझौता नहीं है। ठीक है, ये समझौते का प्रतीक नहीं है। पहला भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये आपके एक दो तीन चार जो अनुच्छेद हैं उनमें सारी विशेषताएं ये दे रखी हैं। अब उसके बाद सरकार का संसदीय रूप, हमने संसदीय रूप सबसे पहले लिया कहाँ से, हमारे यहाँ संसदीय रूप पहले से ही पनप रहा था, कब, ब्रिटिश रूल के समय से, और ब्रिटेन से ही हमने ये चीज उठा ली। कौन सी, संसदीय रूप, क्योंकि ये उत्तरदायी सरकार बनाता है, क्योंकि ये एक उत्तरदायी सरकार बनाता है। ठीक, तो ये संसदीय रूप।
देखो सबसे मेन चीज एक चीज यहाँ समझा दूं जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले मंत्री साहब होते हैं अपने, ठीक है, ये मंत्री जी हैं, कोई से भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, भले आपके उड़ियन मंत्री हो, कोई से मंत्री हो, मंत्री साहब जो है वो क्या है, तो वो दो सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली, दो सदस्यता उन्होंने ग्रहण करी। कैसे? सर एक तो वो विधायिका, मतलब कि आपकी संसद, तो वो संसद के सदस्य मतलब सांसद भी है वो, ठीक है। और सांसद ही मंत्री बनता है, या फिर आप अगर मंत्री बन गए तो आपको 6 महीने में आपको किसी न किसी संसद का सदस्य होना पड़ेगा। तो संसद का सदस्य ही मंत्री बनता है, या मंत्री बनने के बाद संसद की सदस्यता 6 महीने के अंदर अंदर आपको लेनी पड़ती है, सदस्य होगा तो ही मंत्री होगा। तो वो सारी चीजें, तो एक तो विधायिका के आप सदस्य हुए, और आप अगर मंत्री बन गए तो आप कार्यपालिका के भी सदस्य हुए। यहाँ दोहरी सदस्यता है, यहाँ पे क्या है, दोहरी सदस्यता है। तो विधायिका के अंदर भी मंत्रियों की सदस्यता है, और मंत्री की सदस्यता एक और कहाँ है, एक और कार्यपालिका के अंदर भी मंत्री की सदस्यता है। तो विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। तो कार्यपालिका में का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति और होता है, और राष्ट्रपति के नीचे जो विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग, सॉरी राष्ट्रपति लिखना है, राष्ट्रीय लिख दिया, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति आपका प्रमुख होता है, और उसके नीचे जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे नीचे मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं। तो ये जो मंत्री हैं, ये मंत्री आपके विधायिका के प्रति, तो विधायिका में जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका संयुक्त रूप से जवाबदेह होती है विधायिका के समक्ष, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ठीक। तो ये सारी चीज क्या दर्शाती है, सारी चीज संसदीय स्वरूप दर्शाती है, ठीक। उसके बाद छठा देखो, संसदीय संप्रभुता, संसद ने कानून बनाया, विधान बनाया, लागू हुआ, लागू होके आगे गया, अगर वो उचित है संविधान के हिसाब से कि हाँ भैया उचित है, संविधान के हिसाब से कानून उचित है, तो वो चलेगा, नहीं तो वो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, वो न्यायपालिका क्या करेगी, वो उसको रद्द कर देगी। तो यहाँ पे दोनों का बैलेंस भी बना हुआ है कि आप कानून बनाओ, और कानून अगर सही से नहीं बना तो कानून कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, किससे, न्यायपालिका की सर्वोच्चता से। तो दोनों में बैलेंस बनाओ, ठीक, ये हुआ। उसके बाद एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, तो न्यायपालिका एकीकृत है, ठीक है। एकीकृत का मतलब यहाँ पे सबसे नीचे है, तो आपका सबसे नीचे जो आपके जिला न्यायालय मान के चलो, या फिर टप्पा तहसील वगैरह में भी न्यायालय होते, तो जिला न्यायालय, ठीक। उसके ऊपर कौन है, क्योंकि उसके ऊपर सर हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर है एससी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, यहाँ पे ये पूरे के पूरे भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका, और ये स्वतंत्र भी है, ये स्वतंत्र भी है, ठीक। यहाँ पे आपको लिखा हुआ पढ़ देता हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, ठीक है। और भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, और राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत या अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, और यह शीर्ष न्यायालय जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, बिल्कुल राइट। संविधान का संरक्षक भी है, और यहाँ पे इसकी स्वतंत्रता
कई प्रावधान किए गए इसकी स्वतंत्रता के लिए, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं। ये सब हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तब ये सारी चीज पढ़ेंगे हम कि भाई कैसे स्वतंत्र है। तो वो भैया न्यायाधीशों का कार्यकाल स्वतंत्र है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ज्यादा भाई जतन करना पड़ता है, तब न्यायाधीश हटता है, ऐसे ही नहीं हटता है। जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लाना पड़ता है, उसी प्रकार से संसद के अंदर भाई प्रस्ताव लाना पड़ता है, उसके बाद न्यायाधीश हटते हैं। तो ये सारी चीजें तो उसके लिए भाई स्वतंत्र है वो। ठीक, उसके बाद आया मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार तो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो हमारे यहाँ 12 से लगा के 35 तक ये सारे मौलिक अधिकार। ठीक, 12 अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 से लगेगा आर्टिकल 35 तक सारे के सारे मौलिक अधिकार है। तो इसके आगे क्या है? इसके आगे नागरिकता के लिए अनुच्छेद है, इसके पीछे आपके डीपीएसपी के लिए है। तो 35 से लगाकर आपके 51 तक डीपीएसपी है, और 51A जो है वो क्या है? तो वो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये आपके मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद से लगा के? 12 से 35 तक। तो कौन कौन से अनुच्छेद है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार है। फिर 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, जैसे बाल श्रम वगैरह ये सारी चीजें। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, क्या आप भैया धर्म का प्रचार कर सकते हो, धर्म किसी भी धर्म को मान सकते हो। उसके बाद जो संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो हमारी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सबसे पहले ये मौलिक अधिकार के अंदर एक अधिकार दिया हुआ है। ये सभी मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए भी एक अनुच्छेद बना दिया गया उन्होंने, और वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें जो आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस पॉलिटी के अंदर धीरे धीरे। उसके बाद है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, ठीक, मौलिक अधिकार है। उसके बाद 35 या 36 से लगाकर 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या है? तो वही इंग्लिश में डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल, ठीक है, डीपीएसपी। और वही 51A जो है वो किस पर? तो वो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए काम करता है। ये अनुच्छेद हो गए, और ये भारत के संविधान की विशेषता भी है सारी चीजें। ये सारी चीजें विशेषता भी है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके, और ये कहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे आपके आयरलैंड से, ठीक। इनमें सारी चीज दे रखी है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान को अनूठी विशेषताएं, और इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही भारत में नए नए कानून और नए नए व्यवस्थाएं आती हैं। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही देखकर भारत में नए कानून और नई व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। ये एक गाइडलाइन टाइप काम करते हैं। भैया भारत अगर कानून बना रहा है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जरूर देखेगा कि भारत में यहाँ पे जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये जनता के हित में है या अहित में है, तो वो सब कहाँ देखा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। के बाद आपके मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो सर ये क्या मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? तब क्या है? ये सर 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन में ये चीजें लाई गई, जब आंतरिक आपातकाल था तब लाई गई थी चीजें।
और तब मौलिक कर्तव्य का निजात हुआ था। और 2002 के अंदर 46वें संविधान संशोधन हुआ और 2002 के अंदर आपके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद संविधान 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। कहाँ पे? 4A में, ठीक है, 51A से लगा के, ठीक। तो ये चौथा का ए वाला भाग हो गया, चौथे का ए वाला, 51 क से लगा के, है ना। इसके तहत प्रत्येक भारतीय कर्तव्य हुआ कि संविधान के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की वो सारी चीजों की का सम्मान करे, ठीक है, ये उसका कर्तव्य बन जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य जो है, सबसे पहले ध्यान रखने की चीज आपको मूल नहीं है, ये बाद में लाए गए। तो बाद में कब लाए गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत लाए गए और इनमें कई सारे फिर संशोधन हुए और कई सारे मौलिक कर्तव्य ऐड होते गए, जैसे शिक्षा का अधिकार वगैरह सारी चीजें। तो भारत के संविधान की एक विशेषता हो गई, ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है। और ये कहाँ कहाँ धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान के अंदर कहाँ कहाँ झलकती है, तो ये कहाँ कहाँ झलकती है? ये तो 42वें संविधान संशोधन के अंदर एक प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया था और शब्द क्या था? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक। एक तो ये हो गया। उसके पहले क्या धर्मनिरपेक्षता नहीं थी क्या? थी भैया, हमारे मौलिक जो अधिकार है उसमें ही निहित है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ नहीं थे? क्योंकि धार्मिक मामलों का आपको जैसे 25, तो भैया पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है आपको, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर हैं। और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर, वो 42वें संविधान के अंदर जोड़ा गया। ये सारी चीजें हैं जो धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ पे रखती है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबको, सभी जो भी 125 करोड़ की जनता है ना, और 125 करोड़ में जितनी भी जनता 18 साल से ऊपर की, वो सभी वोट दे सकती है, वो सभी अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखती है, वो सभी अपने सरकार चुनने का अधिकार, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर, और वो सभी सरकार चुनने का अधिकार रखती है। तो यही चीज यहाँ दी गई है पूरी की पूरी, ठीक। उसके बाद 13, ये है एकल नागरिकता। पूरे देश के अंदर एक ही नागरिकता है, अलग नागरिकता नहीं है। मध्य प्रदेश का नागरिक या राजस्थान का नागरिक, महाराष्ट्र का नागरिक, ऐसा नहीं होता है, भारत का नागरिक होता है, ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं। तो ये एकल नागरिकता। उसके बाद स्वतंत्र निकाय, भाई हमारे यहाँ स्वतंत्र, तो हमारे यहाँ क्या कौन कौन से स्वतंत्र निकाय? तो विधायिका विधान बनाने का काम करती है, विधान अगर बन गया तो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन करना, वो कार्यपालिका का काम है। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति, ठीक। उसके बाद ये, और उसके बाद अगर विधान में कोई त्रुटि पाई गई या संविधान के अकॉर्डिंग अगर हमारा विधान जो बना है वो नहीं है, तो उसको आप चुनौती दे सकते हो स्वतंत्र रूप से। कहाँ पे? न्यायपालिका के अंदर। तो ये तीनों जो अंग है हमारे, वो स्वतंत्र अंग है, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीज में क्या नहीं थे? स्वतंत्र निकाय, ठीक है। कि हर एक निकाय का काम अलग अलग है और हर एक निकाय अपनी जगह स्वतंत्र है। हालांकि इनमें समन्वय होता रहता है, इनमें सारी चीजों में समन्वय होता रहता है, पर यह स्वतंत्र है, ठीक। तो एक चीज समझ में आई आपको? तो भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। जैसे संविधान ने भारत सरकार को लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, संसद सदा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु निर्वाचन आयोग, ये निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो गया,
ठीक है। ये कहाँ कहाँ चुनाव कराता है, तो संसद जो है, देखो याद रखने की चीज, चुनाव आयोग जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग है अगर, और राज्य चुनाव आयोग, तो केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग कहाँ का चुनाव करवाता है, तो वह सबसे पहले चुनाव करवाता है आपके कहाँ पे, तो क्या सर संसद, तो संसद के कौन कौन से भाग है, तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव कराता है, और काय का चुनाव करता है, और चुनाव करवाता है वो लोकसभा का, और वो चुनाव करवाता है विधानसभा का। तो विधानसभाओं के अंदर तो संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो कराता है वो चुनाव आयोग, वो एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक, उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का जो महालेखाकार है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार है, वो अंग स्वतंत्र है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें स्वतंत्र रूप से हर जगह काम करती है। उसके बाद हमारे पास हमारा जो 15 है वो आपातकालीन प्रावधान, तो हमारे यहाँ भाई किसी कारणवश अगर कोई घटना होती है तो उस राज्य के अंदर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अगर वित्तीय समस्या आई भारत के अंदर तो वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। तो ये सारी आपातकालीन प्रावधान की भी विशेषताएं भारत के अंदर हैं। तो ये देखो, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति देता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो आपातकाल लगाए। संवैधानिक तंत्र की असफलता या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल होने पर 356 का अधिकार है, अनुच्छेद 356 में अधिकार छुपा हुआ राष्ट्रपति के लिए 365 के अंदर है। तो ये सारी चीजें हैं, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की योजना है। ठीक है, तो जैसे वित्तीय आपातकाल तो 360 अनुच्छेद 360 ये बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय संकट आए तो वित्तीय स्थिरता के लिए यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, उसके बाद तो सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला ये रह गया, दूसरा ये रह गया, और तीसरा ये रह गया। ठीक, तो ये 3 आपातकाल की यहाँ पे विशेषता दी गई हुई है कि राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण और राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था के कारण ये 352 के अंदर है, और राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की सफलता अगर असफल हुए संवैधानिक तंत्र तो अब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और उसके बाद 360 के अंदर क्या है विद्यमान, तो ये वित्तीय स्थिरता के लिए वित्तीय आपातकाल लगाएंगे। उसके बाद 16 त्रिस्तरीय सरकार। ठीक, तो त्रिस्तरीय सरकार पहले द्विस्तरीय थी, यहाँ समझना, द्विस्तरीय थी। ठीक है, द्विस्तरीय सरकार थी, पहले क्या था द्विस्तरीय, द्विस्तरीय कैसे, तो भैया केंद्र सरकार प्लस सॉरी प्लस राज्य सरकार, राज्य सरकार। अब क्या हो गया सर, त्रिस्तरीय कैसे हो गई सर, त्रिस्तरीय ऐसे हो गई कि 73 और 74 अमेंडमेंट, मतलब जो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन क्या लेके आया, तो सर 73वां जो लेके आया ना वो पंचायत लेके आया, और 74वां नगरीय निकाय के लिए चीजें लेके आया। तो ये संवैधानिक उपबंध बना दिए गए पंचायत और नगरीय निकाय के लिए 73 और 74 में। और अब क्या बन गई, तो अब हमारे यहाँ सरकार जो बन गई वो सरकार बन गई त्रिस्तरीय, तो सरकार बन गई त्रिस्तरीय। ठीक, तो 3 स्तर पर सरकार काम करती है। ठीक, तो यहाँ पे दे ही रखा है, इसको आप पढ़ना। ठीक है, उसके बाद है आपका सहकारी समितियां, ये लास्ट विशेषता है, ये आखिरी विशेषता है कि सहकारी समितियों के द्वारा आप भारत में कई सारे सुधार कर सकते हो सहकारी समितियां बना के, जैसे लोन देने का काम सहकारी समिति करती है, कई सारे उद्योग जो छोटे उद्योग वगैरह जो है वो सहकारी समितियां चलाती हैं। ठीक है, जिनको भारत के लोगों को रोजगार मिले, भारत के लोगों को
सहायता मिले, हेल्प हो, तो वो सारी चीजें सहकारी समिति है। तो सहकारी समिति जो है वो बहुत सारी चीजें, देखो ये 97वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 2011 के अंदर, और सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला और संरक्षण प्रदान हुआ। इस अंदर निम्न 3 परिवर्तन किए गए। देखो ये कहाँ था, राज्य के नीति निदेशक तत्व में सहकारी समिति जो वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में थी, कहाँ 43वें अनुच्छेद में, और 43वें अनुच्छेद से डायरेक्ट कहाँ गई 19 में। तो इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है, और इसने एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है वो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देके उसको मौलिक अधिकार में ऐड किया गया। ये सारी चीज यहाँ पे देखिए, ये 2 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है आपको, कि पहले सहकारी समितियों का जो आपको अगर संविधान में जिक्र था तो वो कहाँ था, वो था राज्य के नीति निदेशक तत्व में, और राज्य के नीति निदेशक तत्व अब मौलिक अधिकार के रूप में आ गए। तो सहकारी समिति जो है वह एक मौलिक अधिकार बन गया कि आप कोई भी सहकारी समिति रजिस्टर्ड कर सकते हो, हालांकि वो वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उसके बाद संविधान की आलोचना, तो ये आलोचना हम कल देखेंगे कि संविधान किस किस रूप में खरा उतरा है और किस किस रूप में खरा नहीं उतरा है, और कौन कौन लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक ये मेरा जो एक समझाने का मकसद ये था कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो प्री के अंदर और मेंस के अंदर थोड़े से कम बनते हैं, ठीक है। इसके जो मेन जो टॉपिक है, जैसे मौलिक अधिकार हुआ, आपके नीति निर्देशक तत्व हुए, मौलिक कर्तव्य हुए, आपकी प्रस्तावना हुई, आपके जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और आपके जितने भी आयोग वगैरह हैं, और आपका जितना भी करंट वगैरह है, तो ये सारी चीज जो है वो करंट से लिंकेज होती है पॉलिटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे करंट से कनेक्ट होके सारी चीज पूछी जाती है। तो जो मेन है वो मैंने यहाँ पे इसमें आपको जिक्र किया है संविधान की विशेषताओं के अंदर। बाकी जो सारी चीजें हैं वो आप पढ़ लेंगे ना तो भी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है, ठीक है। और पॉलिटी भी ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है, फिर भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। थैंक यू। आज के लिए हम कल संविधान की आलोचना देखेंगे और संविधान का एक छोटा सा स्वरूप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद जो 1 से लगा के जो लास्ट तक है वो अनुच्छेद किस प्रकार से फ्रेम किए गए हैं, किन किन भागों में, वो सारी चीज यहाँ पे आपको दे रखी है यहाँ पे। तो हम कल देखेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज यहाँ पे कि भारतीय संविधान भैया एक नजर में आप देखेंगे तो कौन कौन से विषय हैं इसके अंदर, नागरिकता वगैरह, इसके भाग वगैरह, ये सारी चीज देखेंगे हम, है ना, ये सारी चीजें, ठीक। आज के लिए अलविदा।